हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स की द फ्लैश मूवी को, जो रिसेंटली अभी थिएटर्स में रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन बिना समय को गवाए। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बेरी के डैड हेनरी एलन ग्रोसरी स्टोर जाते हैं एक टोमेटो कैन लेने के लिए, जो बेरी की मॉम उसी सुबह लाना भूल गई थी। पर जब हेनरी वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया है। जब पुलिस वहाँ पे आती है तो वो हेनरी को नोरा के केस में अंदर कर लेती है, जहाँ हेनरी खुद को प्रूफ करने की कोशिश करता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है। बेरी भी पुलिस को ये बताता है कि उसके डैडी इनोसेंट है, पर उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते और पुलिस हेनरी को मर्डर के चार्ज में अंदर कर लेती है। और बेरी ये जानता था कि उसके डैडी इनोसेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। दरअसल ग्रोसरी स्टोर में एक फुटेज थी जो ये साबित कर सकती थी कि हेनरी एलन इनोसेंट है। जिस दिन नोरा का मर्डर हुआ था उस दिन हेनरी ग्रोसरी स्टोर में थे, पर ग्रोसरी स्टोर की फुटेज बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी में थी। उसमें ये बताना मुश्किल था कि वहाँ हेनरी था या कोई और, तो पुलिस हेनरी को फ्री नहीं करती। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ हमारा बैरी एलन प्रेजेंट डीसीयू में होता है और एल्फ्रेड उसे बताता है कि एक हॉस्पिटल में जो लोग हैं उन्हें बचाने के लिए उसे आना होगा, और बैरी अपने काम पर निकल पड़ता है। वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद नर्सेस, बच्चे और डॉग्स को वो बचा लेता है। यहाँ ये सीन ये बताता है कि फ्लैश कितना ज़्यादा फास्ट है। वो अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन कर लेता है कि उसे किस तरह इन लोगों को बचाना है, जो कैलकुलेशन नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग थी, उसे बैरी कुछ ही सेकंडों में कर लेता है और उसने सभी को बचा लिया होता है। कुछ टाइम के बाद बैरी बैटमैन का साथ देता है कुछ बुरे लोगों को हराने के लिए। यहाँ पर बेन एफ्लेक के बैटमैन का एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन सीन आता है, जहाँ पर वो फ्लैश की मदद से बुरे लोगों को रोकता है। इसी सीन में हमें वंडर वुमन दिखाई जाती है, जो अपने जस्टिस लीग टीममेट्स का साथ देती है और अपने लास्ट ऑफ ट्रूथ से एक फ़नी मोमेंट क्रिएट करती है। बैरी शुरू से ही आयरिस को पसंद करता है, पर इस मूवी में भी आयरिस का ज़्यादा रोल नहीं है। इसके बाद ब्रूस वेन बैरी को एक फुटेज भेजता है जिसमें हेनरी एलन उस ग्रोसरी स्टोर में सामान खरीदते हुए दिखाते हैं। ये फुटेज अच्छी क्वालिटी में थी और हेनरी ने एक कैप पहनी हुई थी, जिस वजह से ये पुख्ता सबूत नहीं था कि वो हेनरी एलन ही था। बैरी बार बार उस फुटेज को चेक करता है, पर कोई भी ये साबित नहीं कर सकता था कि उस फुटेज में जो आदमी है वो उसके डैड हेनरी एलन ही है। फिर बैरी अपने डैड को ये बुरी खबर सुनाता है। हेनरी अपने बेटे को ये समझाता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, अपना भविष्य बनाए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और अपने बारे में सोचो। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था, जिसके बाद में बैरी गुस्से में दौड़ता है और स्पीड फोर्स को एक्सेस करता है। तब उससे पता चलता है कि वो टाइम में पीछे जा सकता है, क्योंकि जब वो गुस्से में दौड़ रहा था तो वो स्पीड फोर्स को एक्सेस करता है और एक दिन पहले पहुंच जाता है। जिसके बाद बैरी ब्रूस को ये सब बताता है कि वो टाइम में पीछे जा सकता है। बैरी का प्लान होता है कि वो टाइम में पीछे जाएगा और अपनी मॉम को बचा लेगा, और साथ ही वो ब्रूस के पेरेंट्स को भी बचाने की बात करता है। पर ब्रूस इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ होता है, क्योंकि ब्रूस जानता था कि आज वो दोनों जो भी हैं वो एक इंसिडेंट्स की वजह से हैं और टाइम में छेड़छाड़ करना बिल्कुल सही नहीं है, इससे बहुत बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। फिर आयरिस वहाँ आती है और बेरी से बात करती है। आयरिस से बात करते हुए बेरी को एक आइडिया आता है कि वो टाइम में पीछे जाकर अपनी मॉम के ग्रोसरी सामान में वो एक टोमेटो कैन रख देगा, जिससे हेनरी टोमेटो कैन लेने जाएंगे ही नहीं और ना ही उसकी मॉम की मौत होगी, और बैरी उनसे बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करेगा, जिससे टाइमलाइन में कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि बैरी को ऐसा लगता है कि हेनरी टोमेटो कैन लेने गया था, इसी कारण उस मर्डरर ने घर को खाली देख के उसकी मॉम को मार डाला था। इसके बाद बैरी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो स्पीड वर्ड्स के ज़रिए टाइम में पीछे जाता है और अपनी मॉम के ग्रोसरी सामान में वो टोमेटो कैन रख देता है और वापस में प्रेजेंट टाइम में आने लगता है, ये सोच के कि उसका चाइल्डहुड अब बिल्कुल चेंज हो गया होगा और उसकी मॉम उसके साथ में होगी। पर अचानक कोई उसे धक्का देता है, जिससे बैरी एलन 2013 के टाइमलाइन में फंस जाता है। इस टाइमलाइन में बैरी की मॉम नोरा जिंदा होती है और उसके डैड हेनरी भी जेल नहीं जाते। फिर बैरी अपने मॉम डैड से मिलता है और उनके साथ में खाना खाता है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि बैरी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर चुका है और वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। दरअसल ये साल 2013 था, इसमें बैरी 18 साल का था और हमारा प्रेजेंट टाइम वाला बैरी उससे बड़ा था। तो ये बात उसके पेरेंट्स नोटिस करते हैं। ये सारी बातें हो ही रही होती है कि तभी बैरी देखता है कि उसका यंग वर्जन वहाँ आ रहा है। ओल्डर बैरी यंग बैरी से मिलता है, वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ ओल्डर बैरी यंग बैरी को अपनी सुपर पावर्स के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आया है। पर वो उसे ये नहीं बताता है कि उसने टाइम ट्रैवल क्यों किया था, क्योंकि वो अपने यंग वर्जन को दुखी नहीं करना चाहता है। यंग बैरी हमारे ओल्डर बैरी से ज़्यादा कॉन्फिडेंट था।
उसके दोस्त थे और उसकी आयरिस के साथ में डेट भी हुई थी। इसके बाद में ऑल्डरबेरी को ये रियलाइज़ होता है कि आज ही का वो दिन है जब उसे सुपर पावर्स मिली थी, पर क्योंकि उसने टाइम लाइन के साथ छेड़छाड़ कर ली थी तो वो इस टाइम लाइन में क्राइम लैब में काम नहीं करता जहाँ उसको उसकी पावर मिली थी। तब ऑल्डरबेरी यंग बेरी को लेकर उस लैब में लेके जाता है, लेकिन जब यंग बेरी को पता चलता है कि उसे एक लाइटनिंग स्ट्राइक मिलने वाली है तो वो घबरा जाता है। हमारा ऑल्डरबेरी उसे समझाता है, तभी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और वो हमारे ऑल्डरबेरी की बॉडी से होती हुई यंग बेरी की बॉडी को टच करती है, जिससे यंग बेरी को उसकी सुपर पावर्स मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, जो हमारा ऑल्डरबेरी है, ओरिजिनल बेरी है, उसकी सुपर पावर्स चली जाती है। इसके बाद ओल्ड बेरी यंग बेरी को उसकी सुपर पावर्स यूज़ करना सिखाता है। फिर वो दोनों मूवीज़ की बातें करते हैं जहाँ ऑल्डरबेरी को पता चलता है कि उसने एक बहुत कुछ चेंज कर दिया है। उसने सोचा था कि टाइमलाइन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर उसके उलट उसने पूरी एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी जिसमें बहुत कुछ अलग था ओरिजिनल टाइमलाइन से। ये साल 2013 था, तो इस टाइम में जनरल जोर्ड अर्थ पर आता है। ऑल्डरबेरी ये समझ जाता है कि जोर्ड को हराने के लिए उसे दूसरे मेटा ह्यूमंस को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो जनरल जोर्ड को रोक पाए और लाखों लोगों को बचा पाए। तो ऑल्डरबेरी इंटरनेट पर चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि इस टाइम में वंडर वुमन ने खुद को दुनिया के सामने रिवील नहीं किया है और शायद वो अभी भी थेमसकेरा में है। अगर वो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है तो आर्थर करीब भी एक्वामैन नहीं होता, वो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल्डरबेरी को रियलाइज़ होता है कि उसने एक ऐसी टाइमलाइन बना दी है जहाँ पर ना जस्टिस लीग है और ना ही कोई मेटा ह्यूमंस। लेकिन वहीं पर उसको पता चलता है कि इस टाइमलाइन में बैटमैन एग्जिस्ट करता है। बेरी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपने यंगर वर्जन को लेकर बैटमैन से मिलने जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उन पर अटैक करता है। पर कुछ टाइम के बाद में उन्हें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी ही बैटमैन है। दरअसल ये माइकल कीटन का बैटमैन होता है। हमारा ऑल्डरबेरी ब्रूस को बताता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और ये टाइमलाइन बना दी। फिर ब्रूस उससे टाइमलाइन के बारे में बताता है कि टाइम ट्रैवल मूवीज़ की तरह काम नहीं करता जैसे बैक टू द फ्यूचर मूवीज़ में हुआ था। तब ब्रूस उसे टाइम ट्रैवल के बारे में बताता है कि टाइम ट्रैवल मूवीज़ की तरह काम नहीं करता जैसे बैक टू द फ्यूचर मूवी में हुआ था। ब्रूस बेरी को समझाता है कि पास्ट को चेंज करने से फ्यूचर चेंज नहीं होगा, बल्कि एक फोग रूम क्रिएट हो जाएगा जहां पर पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाएगी कुछ फिक्स पॉइंट को छोड़कर। जैसे ब्रूस का बैटमैन बनना और जनरल जोर्ड का अर्थ पर आना ये एक फिक्स पॉइंट था। यही रीज़न भी था कि इस टाइमलाइन में ब्रूस वैन बूढ़ा था, क्योंकि वो ओरिजिनल टाइमलाइन के ब्रूस से जल्दी पैदा हो गया था। फिर बेरी ब्रूस से हेल्प मांगता है सब कुछ फिक्स करने में, पर ब्रूस मना कर देता है क्योंकि गौथम अब दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिटी थी। गौतम को सेफ बनाने के लिए ब्रूस ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी और अब उसका काम ख़त्म हो गया। इसके बाद बेरी बैट गेम में जाकर सुपरमैन का पता लगाने लगता है, क्योंकि बेरी जानता था कि जनरल जोर्ड को रोकने के लिए सुपरमैन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो वहाँ पर पता करता है कि कोई एलियन अर्थ पर आया था क्या, और वो आया था तो वो कहाँ गया। इसके बाद ब्रूस बेरी की हेल्प करता है सुपरमैन को ढूंढने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि सुपरमैन रशिया में है। तो ब्रूस अपनी रिटायरमेंट छोड़कर फिर से बैटमैन बनता है और उन दोनों बेरीज को लेकर अपनी बैटविंग में रशिया जाता है। वहाँ पहुंचकर एक ज़बरदस्त एक्शन सीन आता है। क्रिप्टॉन से आए हुए एलियन को एक हाई सिक्योरिटी रूम में रखा गया, तो हमारे हीरोज़ वहाँ पहुँचते हैं, पर उन्हें वहाँ कार्ल एल की जगह पर कारा जोर एल मिलती है। वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो ऑल्डरबेरी उसे कैरी करता है। कारा इसलिए बहुत ज़्यादा वीक थी क्योंकि उसे सनलाइट नहीं मिल रही थी, और हम जानते हैं कि सुपरमैन को सूरज से ताकत मिलती है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो कारा को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है और वो सबका बैंड बजा देती है। फिर वो बेहोश हो जाती है और वो लोग उससे लेकर वेन मैनर में आ जाते हैं। पर कारा उनकी हेल्प नहीं करना चाहती थी जोर्ड को रोकने में, क्योंकि ह्यूमंस ने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था और इतने सालों से उसे जेल में बंद कर के रखा था। फिर वो चली जाती है। वहीं ऑल्डरबेरी अपनी पावर्स वापस पाने के लिए फिर से वो लाइटनिंग स्ट्राइक अपने ऊपर लेने की तैयारी करता है। ब्रूस और यंग बेरी भी उसकी हेल्प करते हैं। ब्रूस ऑल्डरबेरी को अपना सूट पहनने के लिए कहता है जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक से वो मरेगा नहीं, पर बेरी मना कर देता है। लेकिन यंग बेरी बैटमैन के सूट से अपने लिए एक नया स्लैश सूट बना लेता है, क्योंकि जब ऑल्डरबेरी को उसकी पावर्स वापस मिल जाएगी तो यंग बेरी के पास कोई भी सूट नहीं होगा और उसे एक नए सूट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो पहले से प्रिपेयर रहता है। इसके बाद बेरी पर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बेरी को उसकी सुपर पावर्स वापस नहीं मिलती और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, और बेरी उसको कहता है कि वो एक बार फिर से लाइटनिंग स्ट्राइक अपने ऊपर लेगा। लेकिन ब्रूस के इक्विपमेंट्स ख़राब हो चुके होते हैं, क्योंकि पहली लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत हैवी होती है। तब कारा यानी कि हमारी सुपर गर्ल वहाँ आती है और वो बेरी को उठाकर एक लाइटनिंग स्ट्राइक दिलाती है, और इस बार ये काम करता है और हमारी बेरी एलेनी को सुपर पावर्स वापस मिल जाती है। इसके बाद वो सब तैयार होते हैं जनरल जोर्ड और उसकी आर्मी को रोकने के लिए।
सुपर गर्ल भी उनका साथ देने के लिए मान जाती है और वो जोड से मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। फिर वो सब जोड और उसकी आर्मी का सामना करते हैं। सुपर गर्ल जनरल जोड को संभालती है और दोनों बेरीज उसकी आर्मी को। बैटमैन अपनी बैटविंग में बैठ के ऊपर से उनका मुकाबला करता है, क्योंकि इस टाइमलाइन में बैटमैन को क्रिप्टोनियंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो वो ऊपर से ही अपने दोस्तों का साथ दे रहा होता है। वहीं जनरल जोड सुपर गर्ल को बताता है कि उसने कार्ल को मार दिया, क्योंकि उसको कार्ल के ब्लड की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसको कारा के ब्लड की ज़रूरत थी। ये बात सुनकर सुपर गर्ल भड़क जाती है और वो जनरल जोड को बुरी तरह से तोड़ना शुरू करती है। पर यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, बैटमैन और सुपर गर्ल दोनों ही इस बैटलफील्ड में मर जाते हैं। यंग बेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है कि बैटमैन और सुपर गर्ल दोनों मर चुके हैं, तो वो स्पीड फोर्स का यूज़ करता है। ओल्डर बेरी भी उसका साथ देता है। वो टाइम में पीछे जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो हर बार नाकाम होते हैं। यहाँ पर ओल्डर बेरी समझ जाता है कि बैटमैन और सुपर गर्ल का मरना एक फिक्स पॉइंट है, वो चाहे कुछ भी कर ले, इस टाइमलाइन में जनरल जोड ही जीतेगा और बैटमैन और सुपर गर्ल दोनों मरेंगे ही इस टाइमलाइन में। पर यंग बेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो बार बार टाइम को रिवर्स करके उनको बचाने की कोशिश करता है, पर वो हर बार नाकाम हो जाता है। ऐसा करने से यंग बेरी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वो जितनी बार भी टाइम ट्रेवल करता है उतनी बार जनरल जोड की आर्मी के वेपन उसे लगते हैं। लेकिन यंग बेरी अपने हीलिंग फैक्टर्स की वजह से अभी तक बचा हुआ था। फिर हमारा ओल्डर बेरी टाइम फोर्स में जाता है, तभी उस पर फिर से वो चीज़ अटैक करती है। तब उसे पता चलता है कि ये डार्क फ्लैश कर रहा है और उसी ने बेरी को इस टाइमलाइन में भेजा है जब वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में जा रहा था। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि ये डार्क फ्लैश और कोई नहीं बल्कि यंग बेरी है। ये डार्क फ्लैश बहुत ज़्यादा सालों से ये ट्राई कर रहा है कि वो बैटमैन और सुपर गर्ल को बचा ले, पर लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है। यहीं पर ओल्डर बेरी को ये रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत था और उसे ब्रूस की बात मान लेनी चाहिए थी कि उन्होंने जो भी कुछ खोया है उसी की वजह से वो आज सुपर हीरो बने हैं। अगर ब्रूस ने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं खोया होता तो आज वो बैटमैन नहीं होता। इसी स्पीड फोर्स में बेरी पूरे मल्टीवर्स को देखता है, जहां पर वो बहुत सारे डीसी यूनिवर्स को देखता है जो कोलाइड हो रहे थे। यहीं पर वो क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन, सुपर गर्ल, एडम वेस्ट के बैटमैन और निकोलस केज के सुपरमैन को भी देखता है। जब यंग बेरी को ये रियलाइज़ होता है कि वो डार्क फ्लैश वो खुद ही है, तो वो हमारे ओल्डर बेरी का साथ देता है और डार्क फ्लैश से फाइट करता है। इसमें वो मारा जाता है, पर क्योंकि डार्क फ्लैश ये भी यंग बेरी ही था तो वो भी मर जाता है। जिससे ही वो दोनों मरते हैं, मल्टीवर्स नॉर्मल होने लगता है और हमारा बेरी दोबारा टाइम में पीछे जाता है और उस टोमेटो कैन को वापस वहीं पर रख देता है, जिससे उसकी मॉम हेनरी को वो टोमेटो कैन लेने के लिए भेजे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तभी उसको वहाँ पर याद आता है कि ग्रोसरी स्टोर के कैमरे में उसके डैड की शक्ल आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारा बेरी उन टोमेटो कैन्स को नीचे की बजाय ऊपर रख देता है, ताकि जब हेनरी टोमेटो कैन लेने के लिए ऊपर देखे तो कैमरे में उसका फेस आ जाए। इसके बाद दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम को, जहाँ पर हेनरी की हियरिंग का दिन होता है और वीडियो फुटेज में हेनरी का फेस दिख जाता है, क्योंकि फ्लैश ने ये सब कुछ प्लान किया था। जिसके बाद कोर्ट हेनरी को फ्री कर देती है। इसके बाद बेरी को ब्रूस का कॉल आता है और वो पूछता है कि हियरिंग कैसी थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा बेरी आर्थर यानी कि एक्वामैन को मल्टीवर्स के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है उसे कि उसने मल्टीवर्स में ट्रैवल किया था, जहाँ पर हर एक यूनिवर्स में एक बैटमैन था, पर उन सब की शक्ल अलग अलग थी। मतलब हर यूनिवर्स में बैटमैन के अलग अलग वेरिएंट्स उपलब्ध थे। तो एक्वामैन पूछता है कि क्या हर यूनिवर्स में मेरा भी एक वेरिएंट है? तो फिर बेरी बताता है कि हाँ, हर यूनिवर्स में तुम्हारा भी एक वेरिएंट है, पर अनलाइक बैटमैन तुम्हारे सारे वेरिएंट्स तुम्हारे जैसे ही हैं। तभी एक्वामैन गिर जाता है एक पानी के गड्ढे में। दरअसल उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती है। तब बेरी कहते हैं कि तुम्हारे मेटाबॉलिज्म उतना भी खास नहीं है जितना मेरा है, और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।